गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्यूडो बिट्सियन। और आज हम ये पहला सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त मिस्टर लव मेरे साथ हैं, जो कि इस समय कनाडा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हाय लव, कैसे हो आप? तो जस्ट से हाय टू माय ऑडियंस। हेलो एवरीवन, जो भी मुझे सुन रहा है सबको हेलो एंड होप आप सेफ होंगे इस कोविड के मौसम में। हाँ, जस्ट टू लेट यू पीपल नो, लव ने इस समय ये वीडियो शूट करने के लिए रात में वो 12 बजे मैं उनका सर खा रहा हूँ और मैं इंडिया में आराम से सुबह बैठा हुआ हूँ एंड ही इज इन कनाडा। तो थैंक यू लव फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। तो जस्ट टू स्टार्ट, मतलब मैं जानना चाहूँगा जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट योर आपकी जर्नी जो आपकी बीटेक से यहाँ तक रही। हाँ, जर्नी बहुत ही सिंपल रही, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। तो मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में वहाँ पे पूरा मेरा अब पहले से लेके आज तक का जो भी स्ट्रीम रहा है दैट हैज़ बीन बायोटेक्नोलॉजी, और उसमें कोई कंटामिनेशन कहीं से नहीं आया। तो मैंने 2014 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद गेट जैसे आपको जानते ही होंगे एग्ज़ाम होता है, अगर आपको मास्टर्स में जाना है या कई इंडस्ट्रीज के लिए गेट का एग्ज़ाम होता है, मैंने वो दिया था। उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी था एंड ग्रैंड आ गई। फिर उसके बाद NIT राउरकेला वेरी वेल एज फार एज बायोटेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड। तो वहाँ अपना एमटेक किया, तो मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया, वो भी बायोटेक्नोलॉजी एंड फिर वहाँ पे। लेकिन तब तक मुझे समझ में आ गया था कि रिसर्च अगर करनी है तो बाहर जाना ज़रूरी रहेगा। तो मैगिल का नाम उससे पहले मैंने नहीं सुना, तो उन्होंने बताया कि मैगिल जाओ। तो रात में आके डेफिनेटली पहला काम था जो मैंने गूगल सर्च किया। फिर मैंने देखा कि मैगिल तो मतलब वर्ल्ड की टॉप 20-25 यूनिवर्सिटीज़ में थी। लगा था कि ये लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया एंड फाइनली ऐसी थी कि फिर 2016 का एंड दिसंबर में फाइनली यहाँ प्रोफेसर एलन अर्लिकर, अगर आप देखना चाहें तो प्रोफेसर एलन अर्लिकर नाम है। ओके। तो क्या प्लान है लव आगे, मतलब कनाडा और US? ऑनेस्टली बताऊं तो कनाडा और स्पेशली मॉन्ट्रियल आने के बाद वो यहाँ से जाना नहीं चाहेगा। ऑलवेज बीन वेरी वेलकमिंग टू द इमिग्रेंट्स एंड तो मुझे 3.5 साल हो गए एंड एक भी दिन ऐसा नहीं लगता कि आप एकदम एक फॉरेन एनवायरनमेंट। आप रोड पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे 2 इंडियंस मिल जाएंगे, 2-3 चाइनीज मिल जाएंगे, एक रशियन मिल जाएंगे। बेटर डेज तो कहीं थे, पर बेस्ट डे मैं अभी भी कहूँगा। एक तो मेरी शादी हो गई, अगर मैं वो दिन नहीं बोला तो वो भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन तो ऑनेस्टली करियर डेफिनेटली आपका करियर, मैं एक सोचता हूँ कि जब तक आप करियर अपने एक बिल्डिंग फेज में है तब तक जो आपका करियर डिसाइडिंग फेज होता है वो मेन होता है। क्योंकि वो रात आज भी मुझे याद है, एग्जैक्टली डेट तो मुझे याद है कि यही मैगिल यूनिवर्सिटी में क्या है कि ऑनलाइन आपको पूरा फॉर्म भरना होता है एंड देन अचानक से आपके पास ईमेल पे सिर्फ एक इतना मेल आता है कि आपका फाइनल डिसीजन आ गया। तो हाँ ना कुछ नहीं बताते। सो इनमें एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, तो न्यू अप्लाई मैगिल अप्लाई ऐसे करके नाम था, मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने लॉगिन किया, सामने एक लेटर जब दिखा कि, और उसकी पहली लाइन थी कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन एक्सेप्टेड at McGill University and now you are a McGillian. So I think वो सेंटेंस, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज। आप बायोटेक को सब लोग मेडिकल नजरिए से देखते हैं, देन व्हाई बायोटेक इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग रादर देन पार्ट ऑफ MBBS और करिकुलम? जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में गया था तब भी ये एक बहुत मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता था, लेकिन विद टाइम अब धीमे धीमे क्लियर हुआ। अब आप 2 अलग फील्ड हो गई, एक हो गई मेडिकल, एक हो गई इंजीनियरिंग। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने कहा ओके आप सो एंड सो दवा खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक। अब आगे आप बीच में कोई ऐसी चीज हो गई कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि हाँ, जैसे आजकल आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग सुने होंगे, इतनी तरीके की प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग आ जाए। अब मैं आपको सिर्फ अपनी लैब का एग्जांपल दूँ तो वो बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल देगा, क्योंकि हमारी जो लैब है वो इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी।
हाँ तो जो डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग, तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो मेरा फील्ड है दैट इज कैंसर सेल मैकेनिक्स। ओके तो अभी तक आप जितने बायोलॉजिस्ट हैं जितने या फिर आप डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो की खुद की रिसर्च लैब होती है, वो आप एक सिर्फ जेनेटिक्स बेसिस पे आज तक कैंसर को देखते आए हैं। लेकिन अब नई रिसर्च आ रही है, उसमें ये भी देखा गया जो कैंसर सेल्स होती हैं तो इनिशियल स्टेज की मैकेनिक्स हो जाती है, कोई सॉफ्ट हो जाता है, कोई स्टिफ हो जाता है, और जो बेस्ड ऑन दैट ये तो टोटल स्टिफनेस जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पे होंगे वो अच्छे से स्टिफनेस, बल्क मॉड्यूली ये सब टर्म्स अच्छे से जानते हैं। एंड जैसे बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, रियोलॉजी जैसे टर्म्स हो गए, विस्कोसिटी जैसे टर्म्स हो गए, तो ये सब भी उसमें उनका यूज कैसे किया जा सकता है टू मॉड्यूलेट बायोलॉजी। तो हम इंजीनियर से प्राउड से कह सकते हैं कि मेडिकल लाइन भी हम इंजीनियर चला रहे हैं, राइट? नाउ डेज ऑफ कोर्स कोविड नाम का एक हवा मचा हुआ है। तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप क्या समझते हो, व्हाट इज, क्या है ये कोविड, क्यों इतना परेशान करके रखा है, क्यों इसकी वैक्सीन नहीं बन पा रही है, क्या दिक्कत है, वैक्सीन होती क्या है? देखिए एक चीज ये अब हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जैसे वैसे ये चीज ये शुरुआत है, वेरी फ्रैंक ये शुरुआत है। आज कोविड आ रहा है, कल कोविड प्लस आ जाएगा, फिर कोई और स्ट्रेन आ जाएगी, इस को बोलते हैं म्यूटेशन। इवन जहाँ तक मुझको याद आ रहा है कि कोविड जब से खुद आया तो खुद इस कोविड में ही एक दो म्यूटेशन हो गई हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप सिंपल वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन फिर जो मेरे गेस्ट सुन रहे होंगे, जो बायोलॉजी से होंगे, सब जानते होंगे वैक्सीन, बेसिक वैक्सीन कैसे बनती है, क्या कंसेप्ट होता है उसका कुछ नहीं। आपको कोई भी एक्स वायरस है उसके अगेंस्ट आपको वैक्सीन डेवलप करनी है, तो एक प्रोसेस एटेन्यूएशन होता है जिसमें वो वायरस को आप सिंपल वर्ड्स रीड कर देते हैं। ओके बॉडी उस वायरस को अभी भी रिकॉग्नाइज करेगी, इससे मतलब नहीं होता कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीकेंड है, कुछ चीज होती है जिसको बोला जाता है एंटीजन। तो एंटीबॉडी जनरेटर, तो बॉडी में आप एंटीजन जाता है, तो बॉडी उसको करेगी एज अ फॉरेन बॉडी एंड उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो वैक्सीन के केस में यही होता है कि एटेन्यूएटेड जो भी हमारी वायरस है उसको हम इन्फेक्ट कर देते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होनी चाहिए, जैसे बहुत से वायरस हैं उनको एक कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है जिससे वो वीकेंड स्टेट में रहे। नहीं तो अगर आप उनको गर्म करने लगे या गर्म ना भी किए वार्म स्टेट में आ गए या कोल्ड टेम्परेचर में, तो वो फिर से रिवर्ट बैक कर सकते हैं अपने विरुलेंट स्टेट में, उनमें कोई लिमिटेशन हो सकता है जिनका अनस्टेबल। तो कोल्ड चेन में जैसे सबको पता है कि कोल्ड चेन में सारी चीज़ें कम होती हैं, तो डेफिनेटली जो वायरस में चांसेस ऑफ रिवर्टिंग बैक टू विरुलेंस इज वेरी वो डिजीज नहीं करेगा, लेकिन वायरस वही है, शक्ल उसकी वही है, उसको बॉडी में डालेंगे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज तो सेम बनेगी। वही वायरस आपकी बॉडी में आ गया, वैक्सीन के कारण वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो इस तरीके आप उस वायरस से बच जाते हैं। कोरोना वायरस इज नथिंग न्यू। अगर आप सार्स, आपको याद हो सार्स, कोरोना वायरस इज अ फैमिली जिसमें कई तरह के, जैसे सार्स भी था जो आई थिंक जिसका आउटब्रेक 2003 में हुआ था, तो फैमिली का एक वायरस है जो कि व्हिच वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड। तो अब बस हाँ, इसका एक चीज जो देखी गई कि इसका इन्फेक्शन रेट जो था वो काफी तेजी से फैलता था। दैट्स व्हाई आप आज की डेट में मोर देन 3 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। तो ये एक इसका सबसे बड़ा रीजन है। यस, ये भी फैक्ट है कि जो मोर्टेलिटी रेट इसका है वो बहुत कम है, तभी कोई भी क्यों चाहेगा कि हम वायरस इन्फेक्टेड मरना ना मरना तो खैर बात की। तो वैक्सीन एक चीज हो गई जिसका जो ऑफ कोर्स एक सॉल्यूशन हो सकता है इस महामारी का। दूसरा एक हम आज का टर्म सुन रहे हैं, मतलब मेरी ऑडियंस में भी आई बिलीव काफी लोगों ने सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है और कैसे इससे इलाज पॉसिबल भी है थ्योरेटिकली? हर्ड इम्यूनिटी टेक्निकली एक कोई इलाज एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँगा। हर्ड इम्यूनिटी का नाम होता है कि एक इम्यूनिटी जो ओवरऑल एक लार्ज पॉपुलेशन में डेवलप हो गई। तो इन सिंपल वर्ड्स इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि
से जिनको ये ऑलरेडी हो चुका है, जिनको है, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस से, तो अज्यूमिंग कि वो जो 10 लोग गए हैं उनकी जो बॉडी है दैट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, कि अगर वो उन 2-3 लोग जिनको ऑलरेडी कोरोना हुआ है, जो वो वायरस कैरी कर रहे हैं, वो इन्फेक्ट करते हैं, अगर इन 10 में से कह दीजिए 4 बंदों को भी, अज्यूमिंग कि उनकी बॉडी बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शनिंग है, वो एंटीबॉडीज बनाने लगे। या डेफिनेटली थोड़े बहुत सिम्टम्स आपने ये भी सुना होगा कि ये कुछ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ केसेस में सिम्प्टोमेटिक है। तो ये तो अभी भी एक प्रिडिक्ट करना कि उस बंदे में सिम्टम्स आएंगे नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल से कोई हार्ड एंड फास्ट डेवलप नहीं हो पाया और ना ही हो पाएगा, क्योंकि वो तो आदमी कैसी उसकी ग्रूमिंग रही, कैसी उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, उस पर भी लार्जली डिपेंड करता है। सो मैं ये कह सकता हूँ, इट्स जस्ट लाइक एक फाइनेंशियल टर्म होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स। तो अगर काम करिएगा तो वेल एंड गुड, एल्स आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। इवन अभी आज शायद मैं पढ़ रहा था पूरा, मैंने आर्टिकल तो पढ़ा नहीं, मेरे ख्याल से स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो इसी प्रिंसिपल पे चलता है। और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट पीसीआर टेस्ट हम लोग सुनने में आता रहता है आजकल, तो बस क्या एक बेसिक हमारी ऑडियंस के लिए क्या होता है पीसीआर टेस्ट, मतलब बड़ा लेमन टर्म। देखिए, आपने ये सुना होगा कि किसी कंट्री में कोविड की टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, किसी कंट्री में कोविड की टेस्टिंग कम हो रही है, तो ये एक्चुअली है क्या टेस्ट किया जाता है, क्या है? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए, 2-3 टेस्ट आ गए हैं, कुछ जो हैं वो आपने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट आ रही है, कोई क्रिस्पर यूज़ करते हुए कर रहा है, कोई एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग कर रहा है, उन सब की मैं बात नहीं करूँगा। जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है दैट इज पीसीआर में भी पीसीआर, लेकिन वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेगा, इसलिए मैं पीसीआर तक पे रुक जाता हूँ। पीसीआर जो टर्म है, इसका नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आप इस टर्म की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं और कॉम्प्लिकेशन पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स क्या होता है, ये एक मशीन कोई भी आपका डीएनए होगा उसको एम्पलीफाई करती है। ओके, तो जनरली वायरस एक्ट कैसे करता है, वायरस क्या करता है कि हमारी जो सेल्स होती हैं उनको हाईजैक करता है। HIV का भी एग्जाम्पल देखिएगा, तो HIV, अब आप जेनेटिक मटेरियल भी 2 तरीके का होता है, डीएनए एक होता है RNA, इसकी डेप्थ में मैंने, तो ये जो फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस है दैट इज RNA वायरस। तो ये क्या करता है, हमारी जो सेल्स हैं उनको मॉलिक्यूलर हाईजैकर्स वायरस को बोला भी जाता है, कि हमारी पूरी मशीनरी हाईजैक कर देंगे। तो जनरली जो हमारे प्रोटीन्स बनने चाहिए थे उस सेल से, अब वो इन सेल्स के आरएनए बनाते हैं। आरएनए से बॉडी ये हमारी सेल्स को हाईजैक कर लिया, अपना आरएनए बनाने लगा वो। इस तरीके से बॉडी सारी सेल्स कैप्चर करें, उनका आरएनए कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है और साथ में प्रोटीन बन के उसको लॉक करके वायरस पार्टिकल बना देगा। इस तरीके से वायरस का जो नंबर है वो हमारी बॉडी में पड़ता है। बट आउटसाइड द बॉडी वायरस कुछ नहीं करता। जैसे आप बैक्टीरिया देखेंगे, बैक्टीरिया आप पानी कहीं भी इन्फेक्शन आप देखते होंगे बैक्टीरिया बढ़ता रहता है, या फिर फंगस हुआ, आपकी ब्रेड अगर आप 3 दिन छोड़ दीजिए तो आपको ब्रेड मोल्ड दिख जाएगा। लेकिन वायरस अगर बॉडी के बाहर है इट्स कंप्लीटली डेड, इसीलिए उसको बोला भी जाता है इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब 2 केस होता है, या तो वो आरएनए उस वायरस ना होगा अगर आपने आपको इन्फेक्ट किया, दूसरा अगर वायरस इन्फेक्ट किया तो वो वायरस अपना नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा वो वायरस नहीं। क्यों? इसका रीजन आपको अभी भी अब क्या होती है कि थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है यहाँ पीसीआर समझने के लिए। हम क्या करते हैं, एक चीज होती है जिसको बोला जाता है प्राइमर। छोटा सा आरएनए का पीस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूं कि ये आपका कोई भी जेनेटिक मटेरियल है। अगर जैसे मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए आपने सुना होगा कि वो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, ना कि इधर एक स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड पे होना चाहिए, तभी वो इससे बाइंड करेगा। ओके, इसमें क्या किया जाता है कि पीसीआर के केस में हमको अब पता है, आज की डेट में हमको पता है कि इस वायरस का जो आरएनए है उसका सीक्वेंस क्या है, हमको बिल्कुल। अब क्या होगा, एक छोटा सा उसी सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हमने एक छोटा सा आरएनए बना दिया। अब क्या होगा, आरएनए देखेगा जो हमने बाहर से आरएनए डाला है स्पेसिमेन का, ये आरएनए यहाँ बाइंड करेगा। अगर ये आरएनए इसी का आरएनए है कॉम्प्लीमेंट्री,
हाँ। यानी कि ये सीक्वेंस हमको पता है हाँ। ये वायरस क्या सीक्वेंस का आरएनए है। अगर दोनों मिल गए मतलब भी मिलेंगे। अब इस सीक्वेंस को उसी वायरस का कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी है, तो तभी ये जाके यहाँ बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये ऐसे मूव करके इलोंगेट करता है, वो तो खैर बात बता। हाँ। नेक्स्ट स्टेप आता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए वैक्सीन बन गई और वैक्सीन ऑलरेडी आपने ये भी सुना होगा बहुत सी कंट्रीज वैक्सीन बना चुकी हैं कोविड के अगेंस्ट। दिमाग में आता होगा तो बाहर क्यों नहीं आ रही? सही बात। बात यहाँ पे आ जाती है कि मान लीजिए वैक्सीन वो वैक्सीन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है तो वो वायरस बॉडी में जाता है, टेक्निकली वायरस ही फल है, भले वो वीकेंड उसके क्या साइड इफेक्ट आज से 6 महीने बाद। मान लीजिए आपको नॉर्मल कोरोना होता है और बिना वैक्सीन ये आप ठीक हो जाते हैं 15-20 दिन बाद, लेकिन अगर आपने वैक्सीन डाली है कि आप इमीडिएटली तो सही हो जाएंगे कोरोना के, लेकिन 6 महीने बाद उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आए, और डिजीज करने लगे या कुछ और प्रॉब्लम करने लगे। वैक्सीन कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती, इसीलिए आपने सुना होगा एक पूरा प्रोसीजर होता है। सबसे पहले माउस में ट्राई किया जाता है, गिनी पिग ट्राई किया जाता है, फिर इसके बाद वॉलंटियर्स हो गए, पेशेंट्स होते हैं ट्रायल्स हो रहे हैं या फिर ह्यूमंस हो रहे हैं, वो तो समझ में आता है, बट माउस के ट्रायल्स से ह्यूमन ट्रायल्स का क्या रिलेशन? ये भी सवाल आपका अच्छा है। तो आप जैसा कि एक सिंपल शब्दों में बता दीजिए कि हमारी बॉडी कैसे किसी चीज को रिएक्ट करेगी, सब हमारे जीन्स में लिखा हुआ है। क्योंकि आप एंजाइम शब्द आप सुनते हैं, एंजाइम ये एंजाइम नहीं या ये एंजाइम नहीं, ये कर दिया। पूरी बॉडी आप टेक्निकली देखें तो सिर्फ एक एंजाइम का बहुत बड़ा कंसोर्शियम है जो आपकी एक बायोकेमिकल प्रोसेस को चलाता है। तो अब बात आती है ये एंजाइम आता बॉडी में बनेगा कैसे बनता है? यहाँ पे खेल होता है डीएनए का। तो टेक्निकली ये डीएनए जो है ये आपका आरएनए बनाएगा, जो मैंने अभी बताया था। यही आरएनए आपका प्रोटीन बनाएगा, या आप सिंपल वर्ड में एंजाइम कह सकते हैं, मैं और डीप नहीं जाऊंगा, भले सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, बट तब शॉर्ट समझ लीजिए कि यही आरएनए एंजाइम बनाएगा। अब आपने बहुत सी डिजीज होती है कि मान लीजिए जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है इसमें कुछ गड़बड़ म्यूटेशन हो, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इससे जो आरएनए बन रहा है अब वो आरएनए नहीं बनेगा जो पहले बनता था, और इससे फाइनली जो प्रोटीन बनना था वो प्रोटीन गड़बड़ हो गया। तो ये डिजीजेस होती हैं, ज्यादातर डिजीजेस ऐसे ही होती हैं। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्यों माउस लेते हैं, अब बात आती है कि ये जो जीन का जो सेट है, अब यहाँ पे सिमिलरिटी देखी जाती है कि कौन से मैमल्स जो जिनसे हमारा सीक्वेंस बहुत ज्यादा मिलता है, माउस से हमारे सीक्वेंस बहुत ज्यादा मिलता है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी रिएक्शन उसमें होगा डेफिनेटली 100% मैच होगा ही नहीं। माउस सिमिलैरिटी इज वेरी हाई, जिस कारण से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ठीक है माउस अगर ये क्या नाम है ये रिएक्शन दिखा रहा है इसके अगेंस्ट, तो इट्स जस्ट एन असम्पशन कि हमारे अंदर भी होगा, इट्स नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। बट लेकिन क्योंकि सीधे आप ह्यूमन में तो ट्राई नहीं कर सकते, अगर आपने बात नहीं माउस में लगा दिया और बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट पता लग रही है किसी ड्रग, डेफिनेटली वो ह्यूमन तक जाएगा ही नहीं। थैंक यू लव। मुझे उम्मीद है हमारी ऑडियंस को जो सो कॉल्ड काफ़ी मिसकंसेप्शंस थे आपने बहुत ही लेमन टर्म से बहुत अच्छे समझाया, थैंक यू अगेन। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट बिलो, आई ट्राई टू आस्क लव एंड मैं फिर से उनको परेशान करूँगा और विल गेट बैक विद सम आंसर्स। और थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू लव।